ये हिंदी की थर्ड वीडियो। पिछली दो वीडियो में हम हिंदी साहित्य को टॉपिक वाइज पढ़ रहे थे और आधुनिक काल का हमने पहला भारतेंदु युग को पढ़ लिया था। आज भारतेंदु युग का दूसरा टाइप्स पढ़ेंगे, द्विवेदी युग। द्विवेदी युग चला है वर्ष 1900 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी की अवधि को द्विवेदी युग में माना गया है। और द्विवेदी युग के जो महत्वपूर्ण कवि हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं और महावीर प्रसाद द्विवेदी ही हैं जिनके नाम पर द्विवेदी युग का नाम रखा गया है, द्विवेदी। और इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि द्विवेदी युग की रचनाओं के द्वारा कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं और हम महत्वपूर्ण रचनाओं को पढ़ करके यहाँ चलेंगे। सबसे पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचना है काव्य मंजूषा। काव्य मंजूषा के रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। नेक्स्ट हरिओद। हरिओद जी का नाम सुनते ही आपके मन में सबसे पहले कुछ पुस्तकों का नाम आया होगा। हरिओद जी की प्रमुख पुस्तकों में सबसे बेहतरीन इनकी रचना रही है पर्याय प्रवास। कितनी बार एग्जामिनर पूछ चुका है कि आधुनिक महाकाव्य का, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है। आधुनिक हिंदी का खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, पर्याय प्रवास को। और पर्याय प्रवास के रचनाकार हरिओद जी हैं। इसके अतिरिक्त हरिओद जी का नाम सुनते ही आपको इनकी एक और फेमस रचना याद आई होगी, वैदेही वनवास। वैदेही वनवास। वैदेही पर्यायवाची है सीता का। सीता को कहा जाता है वैदेही और वैदेही वनवास के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी है। नेक्स्ट मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का नाम सुनते ही आपको जो रचनाएं याद आएंगी उन रचनाओं में जयद्रथ वध, साकेत, यशोधरा। जयद्रथ वध, साकेत और यशोधरा। यशोधरा। जय भारत के रचनाकार भी कौन है, मैथिली शरण गुप्त। यही लिख देते हैं, जय भारत के रचनाकार भी हैं मैथिली शरण गुप्त। जय भारत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी। नेक्स्ट आता है बाल मुकुंद गुप्त। और बाल मुकुंद गुप्त जी की एक रचना बड़ी प्रसिद्ध रही है, शिव शंभू के चिट्ठी। शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला प्रकार इसका हम पढ़ेंगे अब। हेलो दोस्तों, सर्दी का समय है और तापमान 7 डिग्री सेंटीग्रेड है। मैंने कुछ सर्दी को दूर भगाने वाले कपड़े मैंने पहन लिए हैं। सुबह का समय है और सुबह के लगभग 5:30 बजे हैं और मैं सर्दी में वीडियो शूट कर रहा हूँ। अगला हम पॉइंट पढ़ते हैं, छायावाद युग। और छायावाद युग 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक चला है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और राम कुमार वर्मा जी इस काल के प्रमुख कवि रहे हैं। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में प्रमुख रही हैं लहर, झरना, कामायनी और बहुत सारी हैं रचनाएं हैं जिनको आपको जब पढ़ाएंगे। ये जो जयशंकर प्रसाद जी हैं ये अच्छे कवियों में गिने जाते हैं। एग्जामिनर का जन्म इंसान भी पूछता है, इनको उपन्यास भी पूछता है, इनकी कहानियाँ भी पूछता है और इनसे और बहुत सारी बातें, इनकी कहावतें वगैरह भी पूछता है। तो उसको हम जब जयशंकर प्रसाद का एक छोटा जीवन परिचय पढ़ेंगे उन सब में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम इस काल के कवियों का विभाजन कर पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट कवि आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख रचनाएं रही हैं राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी, परिमल। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अनामिका के रचनाकार कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। किस कवि को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। आगे हम पढ़ेंगे इन सब बातों को बिल्कुल स्टैटिक तरीके से, एक हम इसको पढ़ करके चलेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को श्रेय जाता है हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने का। 2 पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिए हैं कि किस कवि को हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने का श्रेय जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। और इन्हें कहा जाता है क्रांतिकारी कवि। नेक्स्ट सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार कवि। सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। और सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं लोकायतन, युगवाणी, स्वर्णधुली,
स्मितरंजन पंत, महादेवी वर्मा, गिल्लू, महादेवी वर्मा जी, मेरा परिवार, महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचना है। महादेवी वर्मा का एग्जाम रचना, जन्म बहुत बार पूछ लेता है। पिछले यूपीपी में पूछा गया था कि महादेवी वर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था, फर्रुखाबाद में हुआ था। स्वर्णदुली, युगवाणी, लोक, महादेवी वर्मा पढ़ रहा, नीरजा, रश्मि, मेरा परिवार, ये सब किसकी रचनाएं हो गई हैं, महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा जी की रचना है चित्ररेखा, और चित्ररेखा में आपको लदना नहीं है, भगवती चरण वर्मा जी ने भी चित्ररेखा को लिखा है। और भी ऐसे लेखक हुए जिन्होंने चित्ररेखा के नाम से रचनाएं लिखी हैं। फिलहाल हम यहाँ छायावाद युग के कवि राम कुमार वर्मा जी को पढ़ा है, उनकी रचना है चित्ररेखा एक। आगे बढ़ते, उत्तर छायावाद युग। उत्तर छायावाद, जो पिछला हमने छायावाद युग पढ़ा, उसी छायावाद के कुछ लेखक ऐसे हुए जो लेखक उत्तर छायावाद युग में भी आते हैं। और उत्तर छायावाद युग के पश्चात जो हिंदी भाषा का साहित्य है वो बहुमुखी हो जाता है। उसमें प्रयोगवाद, प्रगतिवाद और नई कविता का जन्म होता है। इसकी कोई समय सीमा नहीं मानी जाती है। सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर जी, इसमें रामधारी सिंह दिनकर, बच्चन, केदारनाथ, गजानंद, अज्ञे, धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण, ये नरेश मेहता इसके प्रमुख रचनाकार हुए हैं इस काल में। और रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी। उर्वशी इनकी प्रमुख रचना रही। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले सबसे पहले व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर जी, और उनको किस रचना के लिए दिया गया था, उर्वशी के लिए इसको इनको पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट हरिवंश राय बच्चन जी, हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख 3 रचनाएं आपको पता है, मधुशाला, मधुकलश और मधुबाला। ये हरिवंश राय बच्चन जी की 3 प्रमुख रचनाएं भी। इसके अतिरिक्त आप पढ़ करके आए हैं नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर, नीड़ का निर्माण फिर, और एक रचना निशा निमंत्रण के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन जी हैं। केदारनाथ सिंह, नींद के बादल, नींद के बादल के रचनाकार केदारनाथ सिंह। गजानंद माधव, चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है, गजानंद माधव, चांद का मुंह टेढ़ा है। अज्ञे, कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार के रचनाकार अज्ञे। सच्चिदानंद हरिदानंद वात्सायन अज्ञे, सच्चिदानंद हरिदानंद वात्सायन, कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार। नेक्स्ट अगली रचना धर्मवीर भारती, ठंडा लोहा, आपने पढ़ रखी है ठंडा लोहा। जैसे ही धर्मवीर भारती जी आपको याद आते हैं, ठंडा लोहा। कनुपिर्या किसकी रचनाएं हैं, धर्मवीर भारती जी की रचनाएं हैं। अंधा युग के रचनाकार कौन है, धर्मवीर भारती जी हैं। आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठेले पर हिमालय के रचनाकार कौन है। नेक्स्ट कुंवर नारायण, आत्मजयी के रचनाकार कुंवर नारायण है, आत्मजयी के रचनाकार कुंवर नारायण। नरेश मेहता, संशय की एक रात के रचनाकार नरेश मेहता जी हैं। कागज के फूल, भारत भूषण अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल, कागज के फूल। और सुदामा पांडे, धूमिल जी, जिनको प्यार से धूमिल कहते हैं, पूरा नाम सुदामा पांडे है, प्यार से धूमिल कहते हैं। इनकी प्रमुख रचना है संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक। एक बार आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे तो अभ्यर्थी इसके स्क्रीनशॉट लेंगे। एक बार आपसे इनसे पूछते हैं कि कौन सी किसकी रचना है। उत्तर छायावाद युग के ये सारे प्रमुख लेखक हैं हुए हैं, इनको रफ करते हैं। जरा आपसे पूछते हैं कि आप कितना अब तक आप समझ पाए हैं, देखते हैं जरा, देखते हैं आपसे आपने कितना पढ़ पाया है, बताइए जरा। प्रमुख रचनाएं हुंकार, हुंकार के रचनाकार कौन है, रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं हैं। मधुशाला, हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। मधुशाला के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन। कितनी नावों में कितनी बार, अज्ञे जी की रचना है। कितनी नावों में कितनी बार, अज्ञे जी की रचना है। आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है, अज्ञे जी हैं। संशय की एक रात के रचनाकार नरेश मेहता, संशय की एक रात नरेश मेहता जी की रचना है। और कागज के फूल की रचनाकार भारत भूषण अग्रवाल। कागज के फूल किसकी रचना है, भारत भूषण अग्रवाल जी की रचना है। आप मुझे बताइए संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है, सुदामा पांडे धूमिल। संसद से सड़क तक के रचनाकार सुदामा पांडे धूमिल। अंधा युग धर्मवीर भारती। कनुपिर्या धर्मवीर भारती। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती। मैंने आपसे पूछी ठेले पर हिमालय। नेक्स्ट चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार गजानंद माधव। चांद का मुंह टेढ़ा है, गजानंद माधव जी की रचना है। नींद के बादल केदारनाथ सिंह।
नींद के बादल के रचनाकार केदारनाथ सिंह। निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन, निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। नेक्स्ट और बताइए, और मेरे प्रमुख पढ़ाई आपको। निशा निमंत्रण के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन जी हैं। नीड़ का निर्माण के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन जी हैं। नीड़ कहते हैं घोंसले को। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी और रेणुका, इनके रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट, युग के पश्चात जो हिंदी का काव्य है वो बहुमुखी हो जाता है, जैसा कि मैंने बताया आपको। प्रयोगवाद, प्रगतिवाद और उसके बाद आती है नई कविता। और अब हम महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा गया है, हिंदी के प्रमुख गद्यकार। हिंदी के प्रमुख गद्यकार कहे जाते हैं, विचार करिए, लल्लू लाल। हिंदी के प्रमुख गद्यकार कौन है? लल्लू लाल जी हिंदी के प्रमुख गद्यकार हैं। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य लिखते हैं यहाँ लल्लू लाल। हिंदी का प्रमुख गद्यकार किन्हें कहा जाता है? लल्लू लाल को। और हिंदी साहित्य के पहले लेखक कौन थे? गारसा दैतासी। गारसा दैतासी, ये भी आपने पढ़ रखा होगा कहीं ना कहीं। हिंदी साहित्य के प्रथम लेखक कौन थे? गारसा दैतासी। आगे बढ़ते हैं। अब तक भारत का सबसे बड़ा हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है, वह पुरस्कार अब तक 10 हिंदी के लेखकों को प्रदान किया जा चुका है। इस पुरस्कार को हिंदी में कितने क्षेत्रों में, कितने व्यक्तियों को दिया जा चुका है? 10 व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। और हिंदी के 10 प्रमुख लेखकों में से 4 लेखक ऐसे हुए हैं जिन लेखकों को यह पुरस्कार किसी उनकी एक विशेष रचना के लिए दिया गया है, किसी एक विशेष रचना के लिए। लेकिन उसके पश्चात से ये पुरस्कार प्रदान किया जाने लग गया संपूर्ण साहित्य के लिए। उनकी किसी एक विशेष रचना के लिए नहीं, बल्कि उन्होंने जिस कवि ने अच्छी रचनाएं की हैं उसके सारे साहित्यों को देख करके मद्देनजर रखते हुए इस पुरस्कार को वितरित किया जाना प्रारंभ किया गया। इस पुरस्कार को हिंदी में सबसे पहले प्राप्त करने वाले व्यक्ति बने सुमित्रानंदन पंत। और कितनी बार एग्जाम में पूछता है कि सुमित्रानंदन पंत जी को यह पुरस्कार किस वर्ष दिया गया, तो 1968 ईस्वी। और किनके लिए दिया गया? चिदम्बरा उनकी रचना के लिए। रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी के लिए और अज्ञेय जी को दिया गया कितनी नावों में कितनी बार के लिए, और महादेवी वर्मा को यामा के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिएगा जरा कितने व्यक्तियों को मिल चुका है? 10 व्यक्तियों को इस पुरस्कार से अभी तक सम्मानित किया जा चुका है। 10 व्यक्तियों को इस पुरस्कार से अब तक सम्मानित किया जा चुका है। सबसे पहले इस पुरस्कार को हिंदी के क्षेत्र में प्राप्त करने वाले सबसे पहले व्यक्ति सुमित्रानंदन पंत जी थे। और सुमित्रानंदन पंत जी को यह पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया था? चिदम्बरा के लिए दिया गया। उसके बाद दूसरे व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया उनकी प्रमुख रचना उर्वशी के लिए। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए दिया गया। और कितनी नावों में कितनी बार के लिए दिया गया? सच्चिदानंद हरिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को कितनी नावों में कितनी बार। और यामा के लिए दिया गया महादेवी वर्मा को। आधुनिक युग की मीरा किन्हें कहा जाता है? महादेवी वर्मा कही जाती हैं आधुनिक युग की मीरा। इसके पश्चात से ये पुरस्कार संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा। और नरेश मेहता जी को, संशय की एक रात के रचनाकार नरेश मेहता, मैंने ये नहीं कहा कि नरेश मेहता को संशय की एक रात के लिए दिया गया, मैं संशय की एक रात शब्द बोलकर ये आपसे ये बताना चाहता हूँ, ये आपको ध्यान में ये बात डालना चाहता हूँ कि नरेश मेहता कौन है। ये वही हैं जिनको हमने अभी पीछे पढ़ा कि संशय की एक रात की रचना की है नरेश मेहता जी ने। और निर्मल वर्मा चित्ररेखा के रचनाकार। नेक्स्ट, कुंवर नारायण जी, कुंवर नारायण और श्रीलाल शुक्ल। विश्रामपुर का संत किन्हें कहा जाता है? विश्रामपुर का संत श्रीलाल शुक्ल जी को कहा जाता है। केदारनाथ सिंह, नींद के बादल जिनकी रचना पढ़ाई उनकी बात कर रहे हैं, केदारनाथ सिंह को दिया गया है। और कृष्णा सोबती को दिया गया है। कृष्णा सोबती को लास्ट बार दिया गया है 2017। करने वाले हैं हिंदी के प्रमुख लेखकों के बारे में। कौन सा लेखक? जिस प्रकार से मैंने इसको लिखा है, लेखक का नाम, लेखक का जन्म, लेखक का उपनाम, लेखक की रचनाएं, सारे डेटा बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे हिंदी को अगर एक बार आपने मेरी पढ़ाई में
अगर पूरा पढ़ लिया तो मेरा आपसे वादा है कि आपका कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें आपका हिंदी से सवाल छूट जाए। पर मेरे दोस्तों, अगर मैं सुबह को उठकर सुबह को 5:30 बजे वीडियो शूट करके इतनी सर्दी के समय अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो बस आप मुझे एक काम कर दीजिए। मेरा बड़ा एक सपना है कि मैं ऑनलाइन क्लास पढ़ाऊँ, मैं लाइव क्लास पढ़ाऊँ, और लेकिन लाइव क्लास का ऑप्शन मुझे तब मिलेगा जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, जिसमें मैं अभी बहुत पीछे हूँ। मैं भी लगभग 500 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और अब बाकी आपको सहयोग है। आपके सहयोग से मुझे और पूरे 1000 सब्सक्राइबर से चाहिए, जिसके लिए मैं आपको फिर मेरा एक सपना ये पूरा अगर आप करने में सहयोग दोगे तो मैं आपको और अच्छे अच्छे और बेहतरीन से प्रश्न, चाहे वो हिंदी के हो चाहे वो जीके के हो, मैं लेकर के आऊँगा आपके लिए। हिंदी के प्रमुख लेखक को हम पढ़ रहे हैं। हिंदी के प्रमुख लेखकों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। जब हमने आधुनिक हिंदी का इतिहास पढ़ा तो उसमें भी पढ़ा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। और आधुनिक हिंदी के पिता ही कौन कहलाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक हिंदी का पिता कहते हैं। इनका जन्म हुआ काशी में इनका जन्म हुआ और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम फुलवारी। ये तो आपने पढ़ रखी है। प्रेम फुलवारी के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। और आपने पढ़ रखी है अंधेर नगरी। ये अंधेर नगरी इनका नाटक है। ये वही है टका शेर भाजी टका शेर ख्वाजा, अंधेरी नगरी चौपट राजा। टका शेर ख्वाजी टका शेर भाजा, अंधेर नगरी के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। और रत्नावली के रचनाकार भी कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना। रत्नावली, अंधेर नगरी, चंद्रप्रभा, प्रेम फुलवारी, आधुनिक हिंदी के पिता इनको कहा जाता है। एक बार आप मुझे बताइए जरा, बताइए भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ? काशी, वाराणसी। काशी में भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या कहते हैं इनको? आधुनिक हिंदी का पिता। आधुनिक हिंदी का भारतेंदु युग का नाम आधुनिक युग में जो सबसे पहला हमने काल पढ़ा था आधुनिक काल, उसके जनक भारतेंदु युग। और इनकी प्रमुख रचनाएं प्रेम फुलवारी, प्रेम फुलवारी। और नाटक कौन सा बताया इनका? अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे हिंदी के प्रमुख लेखक हम पढ़ रहे हैं। एक लेखक को हमने पढ़ लिया है। दूसरे लेखक हैं हमारे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जिन्होंने हिंदी साहित्य में एक क्रांति सी ला दी। 3 पत्नियों के निधन होने के बाद भी जिन्होंने अपनी रचनाओं में ऐसे गहन मर्म परिदृश्य लिख दिए जिससे हिंदी साहित्य में अमर हो गए जयशंकर प्रसाद जी। और कहा, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। उन जयशंकर प्रसाद जी को हम पढ़ रहे हैं। मेरे दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है छायावाद का प्रवर्तक। छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ वाराणसी में, काशी में, वाराणसी में इनका भी जन्म हुआ। भारतेंदु युग का जन्म भी कहाँ हुआ? वाराणसी में। प्रेमचंद जी का जन्म भी कहाँ हुआ? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में जन्म लेने वाले प्रमुख प्रधानमंत्री जिसको प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म भी कहाँ हुआ? वाराणसी। भारत के सबसे गरीब प्रधानमंत्री किसे कहते हैं? घाटों की नगरी, तो भी आंसर वाराणसी। भारत की आध्यात्मिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो भी आंसर वाराणसी को। सबसे भारत में प्राचीन बसे नगरों में किस नगर को प्राचीन नगर माना जाता है? तो भी आंसर वाराणसी। प्राचीन नगर वाला आंसर पिछला यूपीपी में पूछा गया था। उसी सुंदर से शहर, मोदी जी के सांसद वाले क्षेत्र शहर वाराणसी में जन्म हुआ प्यारे प्यारे जयशंकर प्रसाद जी का। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं झरना, लहर, कामायनी, आंसू, प्रेम पथिक। ये जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। झरना, लहर, आंसू, कामायनी, प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। और कहानियां हैं आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, कंकाल, तितली। ये प्रमुख रचनाएं, ये प्रमुख कहानियां हैं जयशंकर प्रसाद की। और नाटकों में हैं जो हम इतिहास में पढ़ते हैं, याद रखेंगे। जो गुप्त काल में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राज्यश्री कौन? हर्षवर्धन की बहन, जिसके पति, इसके राज्यश्री के पति गृह वर्मा को हत्या कर दी थी देवगुप्त ने। याद आ रही होंगी बातें। और हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी किसने? उसी ने जिसने महाबोधि वृक्ष को कटवाकर पाप कमाया था, शशांक। गॉड नरेश, शशांक।
हिंदी भी के साथ साथ जीके भी आपको पढ़ाते हैं, जीके की वीडियो भी आपको अपलोड की गई है। और अब हम मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ा रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था सिख धर्म, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। बहुत सारे वीडियो हैं और चैनल पर आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। उसके पश्चात हमने पढ़ा मराठा साम्राज्य और उसके पश्चात हमने पढ़ा भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन। इतिहास को भी मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर के चल रहे हैं और इतिहास में आजकल सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको यूट्यूब पर पहले मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट बनाई गई है। हिंदी के साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री भी हम पढ़ करके चल रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण डेटा आपको दिया जा रहा है और आप अगर वीडियो को देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब यदि नहीं किया है, वीडियो देख करके बिना सब्सक्राइब यदि किए चले गए तो आपको पाप लगेगा। इसलिए आपको सब्सक्राइब करके जाना है और आगे फिर आना है, क्योंकि महत्वपूर्ण डेटा आपको सुपर इंडियन कोचिंग इस चैनल पर मिलने वाला है। आगे देखते हैं। इतना महत्वपूर्ण डेटा इतने अच्छे तरीके से सजो करके लाया गया है। मैंने कहा ना कि अगर एक बार आपने इस वीडियो को पढ़ लिया मेरे चैनल से, याद हो जाएगा सारा और एग्जाम में इसमें से ही आपको मिलने वाला है। नाटक स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त आपको याद रहेगा। चंद्रगुप्त प्रथम याद रहेगा। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त, याद करिए। समुद्रगुप्त का रामगुप्त, हत्या किसने की थी? हत्या कर दी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, उसकी पत्नी को छीन लिया था। याद करिए, इतिहास में मिल जाएगा आपको, मैं पढ़ाऊंगा फिर से। स्कंदगुप्त, राज्यश्री, ध्रुव सामिनी, अजातशत्रु, ये इतिहास के, प्राचीन इतिहास के जो महान शासक हुए उसमें जो महान रानी, उनके जीवन को लेकर के इन्होंने पूरे नाटक लिख दिए। नेक्स्ट उपन्यास तितली, कंकाल, इरावती। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा उपन्यास अधूरा उपन्यास है, तो इरावती यहाँ लिखा गया है। जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास इरावती है। आगे पढ़ते हैं, लेखक की चर्चा करते हैं। नंबर 3, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ बिहार में, बिहार के सुंदर से शहर मुंगेर के अंदर जन्मे रामधारी सिंह दिनकर। और रामधारी सिंह दिनकर जी के जो प्रमुख आलोचक के रूप में जाना गया, ये जाने गए प्रमुख आलोचक के रूप में। और ये फेमस वो व्यक्ति जिन व्यक्ति को उर्वशी के लिए दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार, और रामधारी सिंह दिनकर जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया, और उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार संस्कृति के 4 अध्याय के लिए दिया गया। उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया। रामधारी सिंह दिनकर को हम पढ़ रहे हैं। जन्म मुंगेर में हुआ, बिहार में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रश्मि रथी, उर्वशी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, संस्कृति के 4 अध्याय और इतिहास के आंसू। एक बार और देखिए जरा, रश्मि रथी, उर्वशी, हुंकार, कुरुक्षेत्र। अगर आप एग्जाम देने जाओगे और रामधारी सिंह दिनकर की कोई रचना पूछेगा तो इन्हीं में से पूछेगा। जो आप आज बोर्ड पर लिख दी इनमें से ही पूछेगा। आप बिना इनको याद किए एग्जाम देने ना जाएं। ये आपके रटी हुई होनी चाहिए और आपके अंदर एग्जाम में बैठने से पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पूछ एग्जामिनर क्या पूछना है, पूछ एग्जामिनर क्या पूछना है, एक कॉन्फिडेंस। इतिहास के आंसू रामधारी सिंह दिनकर प्रसिद्ध आलोचक रहे और उसी के लिए ज्ञानपीठ मिला और संस्कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। नेक्स्ट वीडियो लंबी हो रही है और मोबाइल फ़ोन से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, उसकी बैटरी भी डाउन हो चुकी है और वीडियो लंबा ना जाए इसलिए वीडियो को यही रोकते हैं। और मैं आपसे फिर निवेदन करूँगा, आप मेरा सपना पूरा कीजिए और मैं आपके सपने को साकार करने में आपकी मदद करूँगा। मेरा सपना है कि मैं लाइव क्लास पढ़ाऊँ और लाइव क्लास में तब पढ़ा पाऊँगा। मेरे 500 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और मुझे आवश्यकता है 1000 की, और 1000 तब होंगे जब आप सब्सक्राइब करोगे और आप इस चैनल को शेयर करके अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करने को कहोगे। थैंक यू, धन्यवाद।